आज हम लोग बेटा मौर्य काल स्टार्ट कर रहे हैं। मौर्य डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी या मौर्य वंश, कुछ भी हम इसको कह सकते हैं बेटा। गुड इवनिंग टू ऑल। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसको क्लास को थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं जिससे कि माहौल तुरंत बन जाए, है ना, तुरंत माहौल बन जाए। ठीक है, मौर्य टाइम पीरियड में बेटा हम लोगों ने कल एक बेसिक इंफॉर्मेशन तो ले ही ली थी कि मौर्यों की जानकारी कहाँ से मिल रही है। ठीक है, तो आज हम लोग बेटा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं मौर्य डायनेस्टी के जो सबसे पहले राजा हैं उनका नाम क्या है बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य बेटा जब गद्दी पर बैठे हैं, जब ये क्राउंड हुए हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम पीरियड है कल मैंने डिस्कस किया था 321 टू 298 BC। ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठ गए हैं। अब इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आप नोट करते जाइएगा, ठीक है, या बाद में स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोट कर लीजिएगा। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट बेटा ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य बेटा किस रिलीजन को मानते थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस रिलीजन को मानते थे? तो बेटा जैन या जैनिज्म को मानते थे, जैन धर्म को फॉलो करते थे चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि मौर्य टाइम जो है या मौर्य टाइम जो है ये बेसिकली किसको डिनोट करता है? ये अशोक को हम लोग बहुत याद रखते हैं, और अशोक बौद्ध धर्म को फॉलो करता था। तो थोड़ा सा आपको यहां पर यह ध्यान देना है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, पहला ही राजा जो है वो जैनिज्म को मान रहा है। और जो सबसे बड़ा काम हुआ था, इसको थोड़ा सा इस तरह से यहां पे थोड़ा सा समझ लीजिए, ये समझाने वाला मैटर है कि बेटा के फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड बाय मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन बेटा क्या होता है? थोड़ा सा इसको आप सुनते होंगे। तो जो सेंट्रलाइजेशन है, और दूसरा वर्ड क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है मैं बहुत जल्दी बता दे रहा हूं, इसलिए आराम से सुन लीजिए। सेंट्रलाइजेशन में बेटा सेंटर में कौन है? तो सेंटर में किंग होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऑल ओवर इंडियन हिस्ट्री में राजा से ही जुड़ी हुई चीजें आप जानते रहते हैं। तो सेंटर में कौन है? राजा। राजा के पास मान लीजिए कि 3 स्टेट हैं, ठीक है। इसका जो राज्य है उसमें 3 स्टेट हैं, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3। क्लियर है? तो इन स्टेट के मान लीजिए XYZ कौन है? XYZ इसके सेना वो प्रधानमंत्री हैं, एक S1 का है, एक S2 का, एक S3 का है। इनके नीचे बेटा बहुत सारे ऑफिसर्स काम कर रहे होंगे, ठीक है, और इन ऑफिसर्स के नीचे बेटा बहुत सारे ऑफिसर्स काम कर रहे होंगे, ठीक है। सबसे नीचे क्या होगा? सबसे नीचे होंगे विलेज, विलेज होंगे। तो बेटा लास्ट विलेज है और टॉप पे किंग है। तो विलेज की जितनी भी इनकम है टोटल कहां आएगी? राजा के पास आएगी। इसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, के सेंटर में एक आदमी रहेगा और थ्रू आउट जो ऊपर से नीचे तक सिस्टम है वो केवल एक ही काम करेगा, राजा के लिए पैसा इकट्ठा करेगा। तो सबसे नीचे गांव है, गांव से लेकर जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे सभी लोग पैसा इकट्ठा करते जाएंगे, और सब लोग पैसा लास्ट में कहां जाके डंप कर देंगे? राजा के राजकोष में, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
उसके बाद बेटा डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यह होता है कि आप सिंपली बेटा यहां से राजा को हटा दीजिए। जब राजा को हटा देंगे तो स्मॉल एरिया के जो सेपरेट राजा होंगे, जब बहुत सारे राजा हो जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिस्कशन याद रखिएगा। चलिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य इसलिए भी फेमस है कि उसने पहला सेंट्रलाइजेशन इंडिया में इन्फोर्स किया था। इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अच्छा, एक पॉइंट याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त के बारे में बेटा हम लोगों को बहुत जानकारी प्राप्त नहीं है। ठीक है, उसका रीजन है कि हमारे पास एविडेंसेस की कमी है ना। तो 321 से 298 तक इसका टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, इसने शासन किया है। तो उस शासन में एक जानकारी तो हमको जैनिज्म की मिल जाती है। दूसरा इसकी एक बैटल हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल है। ठीक है, वो बैटल बेटा कब हुई थी? तो 305-4 बीसी में हुई थी। 305-304 बीसी में एक लड़ाई हुई थी उसकी। तो किसके किसके बीच हुई थी बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप लोग जब रजिस्टर में लिखिएगा तो उसका पूरा नाम लिख लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस किससे लड़ाई हुई थी? बिल्कुल सही, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस, मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर बेटा कौन था? बहुत से बच्चों के दिमाग में आंसर आ रहा होगा, सिकंदर का उत्तराधिकारी, सिकंदर का सेनापति। तो सिकंदर का सेनापति इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि सिकंदर को हम लोग मार चुके हैं। ठीक है, तो अब ये सिकंदर का सेनापति नहीं है, अब ये खुद एक राजा है। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति हुआ करता था। ठीक है, लेकिन इस टाइम पीरियड में ये एक राजा है। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर जहां पे सिकंदर था वहीं का राजा है सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस बेटा 4 स्टेट्स ये बेटा ये इनको देना पड़ता है। 4 स्टेट्स ये देते हैं किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो वो 4 स्टेट बेटा कौन कौन से हैं उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो वो नाम कौन कौन से हैं? एक का नाम है बेटा एरिया। ठीक है, मैं और स्पष्ट लिख दे रहा हूं, एरिया। दूसरे का नाम है बेटा जेड्रोसिया। तीसरे का नाम है बेटा पेरोपेनिस। डई। ठीक है, और चौथे का नाम है अराकोसिया। ठीक है, तो ये जो चारों प्रांत हैं ये बेटा अगर हम कहें कि प्रेजेंट डे आज कहां है, तो बेटा आज ये पाकिस्तान में है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त को गिफ्ट में या युद्ध में हारने के बाद क्या गिफ्ट कर दिया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उसने पाकिस्तान गिफ्ट कर दिया था। ठीक है, तो यह बात हम लोग यहां पर कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो एक पॉइंट बेटा ये याद रखिएगा कि सेल्यूकस निकेटर और इसके बीच बैटल हुई थी। एक काम सेल्यूकस ने बेटा ये कर दिया, ये मान लीजिए ये ए वर्क है। ए वर्क सेल्यूकस ने क्या किया? ये 4 स्टेट्स जो हैं वो गिफ्ट में दिए किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। इनको बेटा गिफ्ट मिला है। ठीक है, उसके बाद बेटा बी पोर्शन में क्या है कि सेल्यूकस ने बेटा अपनी जो इनकी पुत्री है या मींस डॉटर है उसका नाम क्या है बेटा? हेलेना। हेलेना का विवाह बेटा, हेलेना का विवाह किया किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। एक बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है? अब इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं स्क्रीनशॉट के लिए हट जाता हूं बीच बीच में। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये बेटा प्राइमरी नॉलेज है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जितनी हमको मिल पा रही है। ठीक है,
इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट बेटा ले लेना, ठीक। इसके पैरेलल बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि बहुत ये तो समझने वाला मैटर था, ठीक है। बिल्कुल परेशान ना होइए बेटा, एक बार तो आपको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे क्या है, फिर आपको जब भी आप भविष्य में ये चीजें सुनेंगे तो आप कहेंगे हमें पता था, ठीक है। तो इसके पैरेलल बेटा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने लास्ट टाइम पे हुआ क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य बेटा कहां का राजा है? तो हम लोग लगातार बोल रहे हैं मगध का, ठीक है, मगध का राजा है। तो हुआ क्या कि मगध में 298 बीसी में, ठीक है, क्या आया? फेमाइन, ठीक है, अकाल, जिसको हम कहते हैं अकाल, ठीक है, अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ा तो बहुत ज्यादा वहां पर परेशानी हो गई थी। इसी टाइम पीरियड में मगध में बेटा 2 जैन सेंट रहते थे, जैन साधु थे, ठीक है, जैन साधु थे बेटा। एक का नाम था भद्रबाहु, एक का नाम था स्थूल भद्र। आराम से सुनिए, ठीक है, बिल्कुल पेन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से सुनिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में आपको जब भी समय मिले उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इतनी बात याद रखिए, है ना। तो भद्रबाहु, मैं इंग्लिश में भी लिख रहा हूं, भद्र बाहु और स्थूल भद्र, ठीक है, भद्रबाहु और स्थूल भद्र, ये 2 जैन साधु हैं जो इस समय मगध में थे, जब मगध में फेमाइन पड़ा, दुर्भिक्ष पड़ा, अकाल पड़ा, ठीक है। तो जब अकाल पड़ा तो हुआ क्या कि जो भद्रबाहु है, भद्रबाहु प्लस चंद्रगुप्त मौर्य, ये दोनों जो है भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य बेटा, ये दोनों मूव कर गए, कहां मूव कर गए? इन्होंने मूव कर दिया, कहां चले गए बेटा? ये चले गए श्रवण बेलगोला। कहां पहुंच गए? श्रवण, बात क्लियर हुई, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु दोनों लोग कहां आ गए हैं मूव करके? श्रवण बेलगोला। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि श्रवण बेलगोला क्यों आ गए? तो बेटा श्रवण बेलगोला में ही जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं बेटा, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था सल्लेखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे उनको मैं बता दूं कि ये मैं पिछले लेक्चर में जैन धर्म में आपको बता चुका हूं कि व्हाट डज इट मीन, सल्लेखना होता क्या है। तो मैंने उसमें बताया था आपको, उपवास द्वारा शरीर त्यागना, उपवास द्वारा शरीर त्यागना, ठीक है। जैन धर्म में बेटा ऐसी व्यवस्था की गई है कि अंतिम समय में आप चाहें तो सल्लेखना कर सकते हैं। सल्लेखना का मीनिंग होता है कि आप बिना कुछ खाए पिए, जब आप कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो आपकी मृत्यु हो जाएगी कुछ समय बाद, तो उसको बोला गया है सल्लेखना। क्लियर है? तो इतना पॉइंट याद रखिएगा, क्लियर। तो सल्लेखना बेटा किसने किया है? सल्लेखना किया है चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसीलिए हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को। बात समझ में आई? यहीं से बेटा हम लोग समझ जाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मान रहा है। तो बेटा आज के बाद चंद्रगुप्त मौर्य आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। ऐसा क्यों करने गए? बेटा जैन धर्म के प्रति वो अपना लगाव दर्शा रहा था, ठीक है। तो जो लोग जैन धर्म को मानते हैं बेटा, वो ऐसा अगर कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। हम लोग के भी बेटा हिंदू धर्म में जो साधु वगैरह होते हैं वो हिमालय चले जाते हैं, ठीक है। अब आप कहो कि वो हिमालय क्यों चले जाते हैं? वहां ठंड है, वो इस संसार को क्यों त्याग देते हैं? तो बेटा वो उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, वो धर्म को और अच्छे से समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो धर्म में बहुत ज्यादा अपने आप को जोड़ लेते हैं, ठीक है। इसलिए ऐसा लोग करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी बेटा ऐसा किया था, और एक राजा होकर ऐसा करना
वाकई में काबिले तारीफ है। ठीक है, जो अभाव में है, जिसके पास कुछ नहीं है, वो अगर ऐसा करता है तब तो समझ में आता है भाई चलो इसके पास कुछ था नहीं, इसने सल्लेखना कर लिया। ठीक है, लेकिन बेटा राजपाट सब छोड़ के सल्लेखना करना यह बहुत बड़ी बात है चंद्रगुप्त के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अब यह बात समझ में आ गई होगी। बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपसे एग्जाम में रेगुलर इंटरवल में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इतनी बातें सब क्लियर हो गई हैं। ठीक है, मगध में अकाल पड़ा, वहां पे 2 जैन साधु थे, भद्रबाहु स्थूलभद्र। तो भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला चले गए। श्रवणबेलगोला कहां है? मैसूर कर्नाटक में। वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्लेखना किया और उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया। पहली चीज। एक चीज यहां पे याद रखिएगा, स्थूलभद्र जो हैं ये बेटा मगध में ही रुक गए थे। स्थूल माने हम लोग जानते ही हैं, है ना, तंदुरुस्त। तो जो तंदुरुस्त होगा वो क्यों भागेगा, है ना, जाएगा ही नहीं। तो स्थूलभद्र रुक गए थे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब तीसरा इंपॉर्टेंट पेज है ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए और लास्ट पेज है। इसमें बेटा हम लोग जान लेंगे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है जब ये गद्दी पर बैठे हैं तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा जान लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन है वो कहां से कहां तक था। ठीक है, ये मान लीजिए हिमालय है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन है, जो राज्य क्षेत्र है, वो बहुत बड़ा था। जब इनको पाकिस्तान भी मिल गया तो आप समझिए कि पाकिस्तान भी इनके राज्य में शामिल है। तो बेटा पाकिस्तान होता हुआ, ठीक है, पाकिस्तान होता हुआ ये बेटा कर्नाटक तक का एरिया और ये पूरा एरिया, ये पूरा का पूरा जो भारत है ये चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा अंडर में था। बहुत बड़ी चीज थी। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जब इतना बड़ा क्षेत्र होगा तो इसको वो किसमें डिवाइड करेगा? प्रांतों में, स्टेट्स में। तो हाउ मेनी स्टेट्स इन चंद्रगुप्त मौर्य टाइम पीरियड? तो हम लोग को पता चलता है कि बेटा 4 स्टेट्स थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के स्टेट हैं। कौन कौन से हैं बेटा? उत्तरापथ। ठीक है, जो दूसरा है उसका नाम है उज्जैनी, सॉरी अवंती। दूसरा है अवंती। ठीक है, तीसरा है बेटा दक्षिणापथ। ठीक है, और चौथा कौन सा है? चौथा है प्राची। ठीक है, ये 4 स्टेट हैं बेटा। स्टेट होंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि उसकी कैपिटल्स भी होंगी। तो उत्तरापथ यानी कि नॉर्दर्न एरिया, तो नॉर्दर्न एरिया की कैपिटल क्या है बेटा? तो इसकी कैपिटल थी बेटा टैक्सिला, जिसको हम बोलते हैं तक्षशिला। ठीक है, उत्तरापथ को आपको इंग्लिश में भी उत्तरापथ ही लिखना है। ठीक है, तो तक्षशिला उसकी राजधानी है। अवंती की बेटा उज्जैनी कैपिटल है। उज्जैनी कैपिटल है। दक्षिणापथ जो साउथ वाला एरिया है उसकी कैपिटल क्या है? उसकी कैपिटल है बेटा सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी। ठीक है, सुवर्णगिरी। ठीक है, सुवर्ण का मतलब होता है सोना और गिरी का मतलब होता है पर्वत। मतलब ऐसा पर्वत जहां सोना मिलता है। तो हम लोग जानते हैं कर्नाटक इंपॉर्टेंट एरिया है गोल्ड के लिए। ठीक है, तो एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राची बेटा, प्राची को हम सेंट्रल इंडिया या ईस्टर्न इंडिया कह सकते हैं। तो इसकी कैपिटल जो है वो वेल नोन कैपिटल थी जो हम लोग जानते हैं पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र, पटना जिसको हम कहते हैं। तो ये बेटा एक पेज आपका ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय कितने प्रांत थे और उसकी कैपिटल क्या थी। इतनी बातें समझ में आ गई। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं? अखंड भारत, बिल्कुल सही। ठीक है, अब इसी तरह का अखंड भारत इस समय निर्माण चल रहा है ना। कश्मीर भी था, बिल्कुल था कश्मीर। मौर्यों के पिता कौन थे? बेटा इसके बारे में एविडेंस नहीं है। ऐसा हम लोगों को जानकारी मिलती है कि
जो नेपाल की तराई है या गोरखपुर का जो नॉर्दर्न एरिया है, वहां पे एक फीमेल रहती थी मौर्य नाम की। उस मौर्य महिला से जो उत्पन्न संतानें थी वो मौर्य कहलाए, और वो जो मौर्य महिला थी वो शूद्र महिला थी। तो कुछ एविडेंस हम लोग को ऐसे मिलते हैं जो मौर्यों को शूद्र कहते हैं, कुछ एविडेंस ऐसे मिलते हैं जो मौर्यों को क्षत्रिय कहते हैं, जैसे बौद्ध धर्म वाले मौर्यों को क्षत्रिय कहते हैं, ठीक है। ब्राह्मण धर्म वाले मौर्यों को शूद्र कहते हैं। खैर हमें इन चक्रों में नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये अलग डिस्कशन का मैटर है, उससे हम लोग को बहुत मतलब नहीं है। ये पॉइंट बेटा क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? इतनी बातें हम लोग के दिमाग में क्लियर हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य आज क्लियर हो गए। इसके अलावा बेटा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कोई स्पेशल घटना नहीं घटी है, ठीक है। इतनी ही जानकारी हम लोगों को बुक्स वगैरह में मिली हुई है, ठीक, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। उसके बाद बेटा चंद्रगुप्त के बाद बेटा गद्दी पर कौन बैठा? तो उसके बाद बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था, वो गद्दी पर बैठा, ठीक है। बिंदुसार गद्दी पर बैठता है, क्लियर। तो जब बिंदुसार बेटा गद्दी पर बैठा तो इसके समय की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसका पहले तो बेटा टाइम पीरियड 298 में चंद्रगुप्त मौर्य मरे हैं, तो इसका टाइम पीरियड चलता है 298 से 273 बीसी तक, क्लियर है। ये बिंदुसार का टाइम पीरियड है, एकदम दिमाग में रख लीजिए, क्लियर। उसके बाद बिल्कुल बिंदुसार, है ना। उसके बाद बिंदुसार के बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ज्यादा नहीं है, एक ही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा कि इसके लिए एक वर्ड आता है, हिंदी में अच्छा शब्द है अक्षुण्य, ठीक है। एक वर्ड आता है अक्षुण्य। अब अक्षुण्य क्या होता है? अक्षुण्य का मतलब होता है कि बिंदुसार ने अपने राज्य को या स्टेट को अक्षुण्य बनाए रखा, है ना। कहते हैं अनटचेबल, ठीक है। तो अक्षुण्य का मीनिंग क्या निकलेगा? मीनिंग ये निकलेगा कि ना तो बिंदुसार ने किसी के राज्य को जीता और ना किसी को अपना राज्य जीतने दिया। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अक्षुण्य का मतलब यह है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जब वो मरे हैं तो कितने स्टेट थे? 4 स्टेट्स थे, ठीक है। इसका मतलब कि जब बिंदुसार मरेगा तो कितने स्टेट रहेंगे? 4 ही रहेंगे। मींस जैसे मान लीजिए कि आपके पिता आपको 10 लाख रुपए देके जाएं और जब आप लास्ट तक पहुंचे तो आप भी अपने लड़के को 10 लाख रुपए छोड़कर जाएं। तो इसका मतलब क्या निकला कि ना तो आपने 10 लाख रुपए में वृद्धि करी और ना ही 10 लाख रुपए में कमी करी। आपने उतना मेंटेन करके रखा जितना आपके पिताजी दे गए थे। तो बेटा मेंटेन करना भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, कम से कम कम तो नहीं, बढ़ाया नहीं तो कम तो नहीं किया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको याद रखिएगा। इसको इसलिए याद रखिएगा कि बिंदुसार ने कोई भी नया स्टेट नहीं जीता है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा कि बिंदुसार जो है, ये इसके जो फॉरेन रिलेशन थे, जो इसके फॉरेन रिलेशन हैं वो बहुत बढ़िया थे। विदेशों से इसके बहुत अच्छे संबंध थे। क्यों अच्छे संबंध थे? क्योंकि इसको खाने पीने उठने बैठने में बड़ा मजा आता था। वो नई नई चीजें विदेशों से मंगाता था, बहुत रस लेता था। रस लेने में आप ये सोचिए कि ये मतलब स्पेशली अपना एक डेलीगेशन भेजता था कि जाओ, हमें मालूम चला है कि फला देश में फला चीज बढ़िया है, जाओ ले आओ जाके, ठीक है, हमें खाना है ना। तो इसने क्या किया, खाने पीने के चक्कर में विदेशों से अपने बहुत अच्छे संबंध रखे। क्लियर है? हालांकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि किस मौर्य राजा के विदेशों से अच्छे संबंध थे, मधुर संबंध थे, तो आप आंसर लगाएंगे बिंदुसार, आप क्योंकि सुन रहे हैं, ठीक है। तो अब ना गलत करिएगा। तो फॉरेन रिलेशन बेटा बहुत बढ़िया थे, ठीक। इसके समय जो विदेशी राजा हैं वो दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एक बेटा मिस्र है, एक मिस्र देश है, यहां का राजा था। एक बेटा सीरिया है, ठीक है, सीरिया।
एक सीरिया है, तो एक सीरिया देश है और एक मिस्र है। ठीक, तो मिस्र और सीरिया, अब ध्यान देना यहां पे एक बहुत छोटा सा डिस्कशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, सबके काम आएगा ये लेक्चर, बस ध्यान से सुनते चलो। ठीक है, बफर कर रहा है क्या? सही है, चलिए ठीक। अब ध्यान से सुनना, 3 से 4 मिनट ना कोई मैसेज करो ना कुछ, 3 से 4 मिनट बहुत आराम से सुनो। ठीक है, क्या सुनना है बेटा? मिस्र का राजा जो है उसका नाम क्या है? टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस। बेटा मैं बहुत स्पष्ट लिख रहा हूं, इसलिए आप इंग्लिश में उसको लिख सकते हैं। मैं इंग्लिश में लिखूंगा और टाइम लगेगा। और सीरिया का बेटा राजा है एंटीओकस फर्स्ट। ध्यान रखना, बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है। मिस्र और सीरिया से बिंदुसार के बहुत अच्छे रिलेशन थे। ठीक है, तो हुआ क्या कि इन लोगों ने बिंदुसार के दरबार में, बिंदुसार अपने लोग भेजता था उनके दरबार में, तो उनके लोग हमारे दरबार में भी आते थे। तो टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस जो है और एंटीओकस जो है, इन्होंने अपने अपने राजदूत जो हैं, जिनको हम सोफिस्ट कहते हैं, राजदूत इन्होंने भेजे, या एम्बेसडर आप कह सकते हैं आजकल की भाषा में। तो टॉलमी सेकंड ने अपना राजदूत भेजा एंटीओकस ने, तो एंटीओकस ने बेटा जो राजदूत भेजा उसका नाम क्या था? डायमेकस। ठीक है, डायमेकस। और टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस किसको भेजा? डायोनीसियस। ठीक है, आप अपने एग्जाम में उठा के देखना, ये क्वेश्चन कई बार 50 बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में किसने भेजा था। आप खुद कह रहे होंगे हां सर मैंने पढ़ा है, कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और डायोनीसियस वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो आपको एक तो बेटा पॉइंट याद रखना है कि बेटा ये किंग हैं, ये दोनों क्या हैं? किंग हैं। ठीक है, और ये कौन है? सोफिस्ट हैं। ठीक है, सोफिस्ट का मतलब दार्शनिक है। ठीक है, हिंदी में भी लिख दे रहा हूं। ठीक, तो इससे बेटा आपके 6 क्वेश्चन क्लियर हो गए। 6 क्वेश्चन ध्यान से सुनिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपको बहुत सी चीजें एक ही दिन में और थोड़ी ही देर में क्लियर हो गई हैं। ठीक है, मैं अभी रिवाइज भी करा दूंगा, बीच में रिवाइज करा दूंगा, एकदम निश्चिंत रहिए। जो बाद में जुड़े हैं वो इसलिए जुड़े रहिए कि मैं अभी रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, तो बेटा मिस्र है, सीरिया है। मिस्र का राजा कौन है? टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस। सीरिया का एंटीओकस। एग्जाम में क्या पूछेगा कि एंटीओकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस को भेजा, कहां का राजा था? तो सीरिया का। तो कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चन आपके बेटा यहां से क्लियर हो रहे हैं। इसको जरूर नोट डाउन करिएगा। अभी ना खींचिए स्क्रीनशॉट, अभी ना लीजिएगा। अभी एक डिस्क्रिप्शन बेटा और है। ये जो सीरिया का राजा जो है, सीरिया का राजा, अब यहां पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, ध्यान रखिएगा। जो सीरिया का राजा है, इससे बिंदुसार ने कुछ चीजें मांगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कितनी मांगी? 3 चीजें मांगी। कितनी? 3। कौन कौन सी? बेटा पहली चीज उसने मांगी, बिंदुसार ने कहा कि हमको तुम भेजो जरा मीठी मदिरा। ठीक है, स्वीट वाइन, मीठी मदिरा भेजो। मालूम चल गया था बिंदुसार को कि वहां पे मीठी मदिरा मिलती है, बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है, बहुत मजा आता है पीने से। तो मीठी मदिरा इसने सीरिया से मंगाई। ठीक है, दूसरी चीज इसने बेटा क्या मंगाई? दूसरी इसने मंगाई सूखी अंजीर। ठीक है, अंजीर बेटा, अंजीर बोलते हैं फिग को। फिग माने होता है अंजीर, और अंजीर बेटा बहुत पौष्टिक होती है, आप लोग भी अगर सकते हैं। ठीक, सूखी अंजीर, इसको पढ़ने के बाद बेटा मैंने भी कुछ दिन खाई थी। ठीक है, तो सूखी अंजीर मांगी है ना। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मांगी दार्शनिक। ये 3 चीजें किसने मांगी? बिंदुसार ने। किससे मांगी? सीरिया के राजा से। ठीक है, और चौथी चीज कौन सी मांगी?
जो चौथी मांगेगा वही आपका आंसर होगा एग्जाम में। बात समझ में आया? इसका मतलब कि तीन ही चीज मांगी थी, एग्जाम में 4 ऑप्शन होते हैं, तो चौथी चीज क्या मांगी? जो आपका आंसर है कि बेटा ये नहीं मांगी थी। क्लियर? तो ऐसे याद रखिएगा। तो मीठी मदिरा, स्वीट वाइन, सूखी अंजीर, अंजीर माने फिग, और दार्शनिक सोफिस्ट, ये 3 चीजें। अब यहां पे आपको पॉइंट क्या याद रखना है कि अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछे कि बिंदुसार ने सीरिया के राजा से मीठी मदिरा, सूखी अंजीर, दार्शनिक मंगाई थी, इसमें से कौन सी चीज ऐसी थी जो सीरिया के राजा ने भेजने से मना कर दिया था? ठीक है, स्टोरी टाइप में सुनिए और मजा लीजिए, हम तो ये कह रहे हैं, है ना, क्योंकि जितना मजा लेके पढ़ेंगे उतना ही आपके मन में स्टेबल हो जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, तो बेटा अब ध्यान रखना कि सीरिया के राजा ने क्या मीठी मदिरा भिजवाई? बिल्कुल भिजवाई, भिजवाई। क्या सीरिया के राजा ने सूखी अंजीर भिजवाई? बिल्कुल भिजवाई। ठीक है, क्या सीरिया के राजा ने दार्शनिक भिजवाया? बिल्कुल नहीं भिजवाया। ठीक है, अब क्यों नहीं भिजवाया? बेटा सीरिया के राजा ने बिंदुसार से कहलवा दिया कि देखो भैया, ऐसा है कि वस्तुएं अलग चीज होती हैं और इंसान अलग होता है। ठीक है, मैं ये वस्तुएं तो तुम्हें बेच सकता हूं या भेज सकता हूं, लेकिन दार्शनिक को हमारे यहां खरीदा और बेचा नहीं जाता है, इसलिए इस बात के लिए सॉरी। अगर आप दार्शनिक को खरीदने के अंदाज में मुझसे मांग रहे हैं तो मैं नहीं बेचूंगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं बेटा, यूनान का जो एरिया है, जो ग्रीक हैं, है ना, ग्रीस जिसे हम कहते हैं, वो बेटा हम लोग जानते हैं कितना विद्वान की धरती है। जैसे भारत रहा है विद्वानों की धरती, वैसे ही यूनान रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि दार्शनिक के लिए उसने मना कर दिया था। इतनी महाभारत समझ में आई कि नहीं आई? अब मैं काफी देर से बेटा बोल रहा हूं, तो काफी सारे पॉइंट हो गए हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि अब तो रिवीजन बनता है। ठीक है, तो रिवीजन बनता है, तो आइए रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है बेटा, हम लोगों ने मौर्य डायनेस्टी को स्टार्ट किया है। जो नए बच्चे हैं बेटा ध्यानपूर्वक सुनिए। ठीक है, तो जो मौर्य डायनेस्टी है स्टार्ट किससे होती है? चंद्रगुप्त मौर्य से स्टार्ट होती है। 321 से 321 से 298 तक चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड रटने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। क्वेश्चन, जैनिज्म को मानता था। एक बैटल के बारे में हमको जानकारी मिलती है, कब हुई थी? 305-304 में बीसी में। किसके बीच? चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर हार गए थे, मैंने यहां क्रॉस लगाया है। चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए थे, मैंने यहां पर डबल टिक किया है। मैं हमेशा यही करता हूं बैटल के समय, एक को टिक करता हूं, एक को क्रॉस करता हूं, तो अब आप समझते जाइएगा। उसके बाद क्या हुआ बैटल में कि सेल्यूकस ने बेटा पॉइंट ए क्या है कि सेल्यूकस ने 4 स्टेट्स गिफ्ट के रूप में, 4 स्टेट जो हैं, ये स्टेट किसको डिनोट करते हैं? आज तो बेटा प्रेजेंट डे में वो पाकिस्तान को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? उसके बाद ये तो ए पोर्शन हो गया। बी पोर्शन में क्या हुआ? सेल्यूकस ने हेलेना जो सेल्यूकस की पुत्री है बेटा, हेलेना का विवाह करना पड़ा किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, अच्छा यहां पर एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि सेल्यूकस ने सब कुछ तो दे दिया, सेल्यूकस निकेटर को क्या दिया गया था? ओनली 500 हाथी, है ना, ये याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि जब तुम अपनी बेटी देके जा रहे हो, 4-4 प्रांत देके जा रहे हो, तो भैया खाली हाथ ना जाओ, ये 500 हाथी ले जाओ। ठीक है, तो वो हाथी दे दिया। 500 हाथी इनके राज्य में जाके और खाना खाएंगे, है ना। तो मतलब कुछ फ्रूटफुल चीज नहीं दी, ऐसी चीज दी जो वहां जाके हाथी 500 हाथी जब खाना खाएगा तो ठीक ठाक खाना खाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए रिवीजन के क्रम में और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या और कुछ याद आता है। चंद्रगुप्त मौर्य बेटा अपने लास्ट समय में मगध की गद्दी, मगध में क्या पड़ गया था? फेमाइन यानी कि अकाल पड़ गया था। तो जैन साधु उस समय वहां पर 2 उपस्थित थे, एक भद्रबाहु, एक स्थूलभद्र। तो भद्रबाहु जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर कहां चले गए थे? श्रवणबेल गोला। क्लियर है? तो श्रवणबेल गोला कहां है? मैसूर कर्नाटक में है। ठीक, तो श्रवणबेल गोला जो है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है,
इन्होंने वहां जाके सल्लेखना किया। सल्लेखना क्या होता है जैन धर्म में? उपवास द्वारा शरीर त्यागना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बेटा 4 स्टेट हम लोगों ने डिस्कस किए चंद्रगुप्त मौर्य के। कौन कौन से हैं? उत्तरापथ, अवंती, दक्षिणापथ और प्राची। तो उत्तरापथ की कैपिटल क्या है? टैक्सिला। अवंती की उज्जैनी, दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी और प्राची की पाटलिपुत्र। इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। और चौथे पॉइंट में हम लोग बिंदुसार को डिस्कस किए कि इसने अपने राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा, मतलब ना तो किसी का राज्य उसने टच किया और ना ही किसी को अपना राज्य टच करने दिया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? जबरदस्ती शादी नहीं की थी भैया। जब वो हार गया, क्या नाम था, सेल्यूकस निकेटर, तो हारने के बाद भैया एक आध ऐसे कॉमेडी वाले सवाल पूछ लिया करो, ठीक है? जब वो हार गया तो बेटा फिर वो मित्र बन गया था, है ना? तो फिर वो मित्रता वाला माहौल क्रिएट हो गया था, ठीक है? ऐसा नहीं है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको मार डाला। अमित पाल जी, शाबाश बेटा अमित, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा करो बीच बीच में। तो अक्षुण्ण का मतलब हम लोग को समझ में आ गया था डिस्कशन में। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि फॉरेन रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे थे इसके समय। मिस्र का राजा और सीरिया का राजा, ये पूरा बेटा हम लोगों ने अच्छे से डिस्कशन देखा कि ये मिस्र का राजा है टॉलमी, ये उसने अपना दार्शनिक भेजा है। राजा से क्या क्या मांगा था बिंदुसार ने? मीठी मदिरा मांगी थी, सूखी अंजीर मांगी थी और दार्शनिक। तो ऊपर की 2 चीजें वो दे देता है, तीसरी चीज के लिए मना कर देता है। बताइए, इतनी बातें समझ में आई?